हेलो, स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर मूवी जेलर को। ये मूवी बहुत ही अच्छी है और मूवी में कई सारे सरप्राइजेस है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। तो मूवी के शुरुआत में हम एक मंदिर को देखते हैं जहाँ से कई सारी मूर्तियों को चुराया गया था और उनके बदले यहाँ पर नकली मूर्तियों को रखा गया था। अब ये इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस बोलती है कि जो है उसे वैसा ही रहने दो, क्योंकि अगर गांव वालों को इस बारे में पता चल गया तो यहाँ पर हंगामा मच जाएगा। फिर हम 3 आदमियों को एसिड टैंक के ऊपर उल्टा लटका हुआ देखते हैं, जिन्होंने असल में एक छोटी मूर्ति को बेच दिया था और उन मूर्तियों का रैकेट यहाँ पर वर्मा चलाता है। अब वर्मा की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बेरहम होने के साथ साथ थोड़ा साइको भी होता है। अब यहाँ पर वर्मा उनसे कहता है कि मैं 40 साल से इस धंधे में हूँ और अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद वर्मा उन तीनों को ही एसिड टैंक में डालकर उनको बेरहमी से मार देता है। अब इसके बाद हम मुत्तू टाइगर यानी कि जेलर के परिवार को देखते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ, बेटी और एक पोता होता है। वो अपने पोते के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होता है और हर वक्त वो अपने पोते के साथ ही खेलता रहता है। साथ ही मुत्तू बहुत ही ज्यादा शांत किस्म का आदमी होता है और वो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और यही कहानी उसने अपनी फैमिली को बता रखी थी। अब जब वो अपने पोते के साथ खेल ही रहा होता है तभी उसके गेट पर एक आदमी आता है और उसको गन दिखाकर अपनी तरफ बुलाता है। साथ ही वो कहता है कि तेरे बेटे को बहुत बोला था मूर्ति की केस से दूर रहे, लेकिन वो उसी के इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। जिसके बाद वो कहता है कि हमें तुझे उठाने का ऑर्डर दिया गया है और तुझे हमारे साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर मुत्तू अपनी फैमिली की भलाई के लिए चुपचाप उसके साथ चला जाता है। दूसरी तरफ उसका बेटा करण एक ढाबे में जाता है, जहाँ पर उसे वर्मा का आदमी नीलेश बोलता है कि सर, आपको पता है कि आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। वो बोलता है कि मूर्ति वूर्ति का केस है ना, वो छोड़ दो वरना फैमिली के साथ आप भी गायब हो जाओगे। इस पर नीलेश बोलता है कि रुको, मैं आपके फादर को कॉल करता हूँ। लेकिन उसके कॉल करने से पहले ही मुत्तू का कॉल आ जाता है और मुत्तू उससे कहता है कि आपके जो आदमी है वो तो सो रहे हैं सर। ये सुनते ही करण नीलेश से बोलता है कि अगर मैं टाइगर हूँ तो मेरे पापा डायनासोर है और कभी भी डायनासोर से पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर करण को अपने पिता की असलियत के बारे में पता था। वो जानता था कि उसके पिता एक बहादुर इंसान है। जिसके बाद करण नीलेश को लॉकअप में ले जाकर उसकी खूब सुताई करता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मुत्तू अपनी फैमिली के साथ काफी खुश था। उसका बेटा उसी की तरह एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। यहाँ पर मुत्तू एक रिटायर्ड जेलर होता है और वो अपने काम के लिए बहुत ही पैशनेट और ईमानदार भी था और इसी तरह उसने अपने बेटे को भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनाया था। अब एक दिन जब मुत्तू सड़क से गुजर रहा होता है तब पांडुरंग उसके अंग पे गाड़ी चढ़ा देता है और उससे वार्निंग देते हुए कहता है कि तेरे पोते ने एक बार मेरे भाड़े की टैक्सी का कांच तोड़ दिया था और तू दूर खड़े होकर हंस रहा था और तभी से मेरी तेरे ऊपर खुन्नस है। अब मुत्तू इस पर कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो बहुत ही शरीफ होता है। लेकिन एक सुबह मुत्तू की पत्नी पूर्णिमा उसे बोलती है कि करण कल रात से घर नहीं आया है। जिसके बाद मुत्तू के पुलिस स्टेशन कॉल करके पूछने पर उसे पता चलता है कि करण कल रात से पुलिस स्टेशन नहीं आया है। जिसके बाद वो करण के सीनियर ऑफिसर से जाकर मिलता है, जहाँ पर उसके सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि करण एक एसीपी है और ये बात बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन में बाकी ऑफिसर ये बात कर रहे होते कि मूर्ति केस में उसे किसने बोला था जाने के लिए, साले को फोकट में हीरो बनना था, अब गायब हो गया ना। इसके बाद पता करने के लिए मुत्तू नीलेश के पास आता है और वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज बता दो मेरा बेटा कहाँ है। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं और मेरा बेटा तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। जिस पर नीलेश कहता है कि लॉकअप में तो तेरे बेटे ने मुझ पर 3rd डिग्री आजमाया था, अगर मुझे पता भी होता तो मैं तुझे नहीं बताता। अब शाम को जब मुत्तू अपने घर आता है तो वहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल होती है। वो मुत्तू को बताती है कि मैंने करण सर को मूर्ति वाले केस से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि आज तक जितने भी लोग मूर्ति वाले केस की इन्वेस्टिगेट किए हैं कोई भी जिंदा नहीं बचा है और मुझे लगता है कि करण सर भी अब हमारे बीच में नहीं है। अब ये सुनने के बाद मुत्तू और उसके फैमिली पूरी तरह टूट जाती है। जिसके बाद मुत्तू की पत्नी पूर्णिमा उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा आज मेरे साथ नहीं है। जिस पर मुत्तू कहता है कि लाइफ में हमें कई जगह कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, अगर आपने अपने बेटे को ये बात सिखाई होती तो आज वो हमारे साथ होता। अब मुत्तू बहुत सोचता है और इसके बाद हम मुत्तू का एक अलग ही रूप देखते हैं, मानो शेर शिकार करने से पहले तैयारी कर रहा हो। जिसके बाद मुत्तू अपने घर से बाहर
निकलता है और बाहर निकलते ही उसको पांडु मिलता है और एक बार फिर से पांडु उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि एक न एक दिन मैं तुझे अपनी गाड़ी से उड़ा दूंगा। जिस पर मुत्तू कहता है कि मैं अभी चमेली के घर जा रहा हूँ और अगर तुम भी एंजॉय करना चाहते हो तो मेरे साथ आ सकते हो। तो फिर क्या था, लड़की का नाम सुनते ही पांडु उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम एक रूम में नीलेश को देखते हैं जिसको उसका आदमी फोन करके बताता है कि वर्मा ने एसीपी को किडनैप कर लिया है और इसी वजह से पुलिस हमें बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। जिस पर नीलेश कहता है कि तू ये सब बातें मुझे फोन पर मत बता क्योंकि मुझे अपनी जान प्यारी है। और जैसे ही वो फोन रखता है वो अपने सामने जेलर यानी कि मुत्तू को देखता है और मुत्तू को देखते ही उसके पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद मुत्तू नीलेश को जान से मार देता है और उसके लाश को बोरे में भरकर कार के पास ले आता है। यहाँ पर वो पांडु से बोलता है कि इसमें कचरा है जिसको हमें नदी में फेंकना है, यहाँ आकर मेरी मदद करो इसे उठाकर गाड़ी में रखने के लिए। जिसके बाद ये दोनों उसकी लाश को पानी में फेंक देते हैं। अब यहाँ पर जब पांडु अपने हाथ देखता है तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। तब जेलर उससे बोलता है कि अब तो तू भी फंस गया ना, अब तुझे तो मेरा साथ देना ही होगा। अब अगले सीन में मुत्तू अपने पोते को आइसक्रीम दिला रहा होता है, तभी उसकी तरफ एक रिक्शा आता है और उसमें से एक आदमी चाकू निकालकर उसके पोते के गर्दन की तरफ चला देता है, लेकिन किसी तरह मुत्तू अपने पोते को बचा लेता है। तभी मुत्तू को वर्मा का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तुझे क्या लगा तू नीलेश को मार कर बच जाएगा? तेरे और तेरे फैमिली के इतने टुकड़े करूंगा कि पुलिस भी उन टुकड़ों को गिन नहीं पाएगी। अब रात को मुत्तू एक बार में होता है जहाँ पर वो गुंडा भी मौजूद था जिसने उसके पोते को मारने की कोशिश की थी। अब मुत्तू को देखकर वो लोग मुत्तू को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं और जब वो उसको मारने वाले होते तब मुत्तू अपनी गाड़ी से एक लंबा सा चाकू निकालकर उन दोनों में से एक की गर्दन उड़ा देता है। ये देखकर दूसरे वाले की पूरी तरह फटकर चार हो जाती है और वो पैर में ही मूत देता है। अब अगले दिन वो अपने पत्नी से बोलता है कि करण के जाने के बाद उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, साथ ही वो डरा डरा रहता है और उसे अजीब सा फील भी होता है। जिसके बाद उसकी पत्नी उसे एक साइकेट्रिक के पास ले जाती है। यहाँ पर मुत्तू उस डॉक्टर से अकेले में बात करके उसे बोलता है कि कुछ नहीं सर, मुझे बस मर्डर करने के लिए जाना है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे फैमिली को अपने घर पे रहने के लिए एक रूम दे दो ताकि वो लोग सेफ रहे, और साथ ही आप मेरे फैमिली से ये कहो कि मुत्तू थोड़ा बीमार है, कुछ नहीं बस वो कभी कभी थोड़ा वायलेंट हो सकता है। अब इधर जेलर पांडु के साथ बैंगलोर जा रहा था, तभी उसे अपनी पत्नी का कॉल आता है जिस पर जेलर उससे कहता है कि डॉक्टर ने उसे थोड़ा टहलने के लिए कहा है और इसीलिए वो अपने दोस्त पांडु के साथ घूमने के लिए जा रहा है। जिस पर उसकी पत्नी पांडु से उसके पति का ख्याल रखने के लिए कहती है। तब पांडु उससे कहता है कि हाँ मैं उनका ख्याल रखूंगा क्योंकि उन्हीं की वजह से तो मैं फंसा हुआ हूँ। यहाँ बैंगलोर में मुत्तू विक्रम से मिलता है जो कि बैंगलोर का जाना माना डॉन होता है। यहाँ पर विक्रम मुत्तू को सर कह के बुलाता है क्योंकि जब वो जेल में था तो उसका अच्छा बिहेवियर देखकर मुत्तू ने ही उसकी सजा कम करवाई थी। जिसके बाद वो मुत्तू को लड़ने के लिए 5 शूटर और एक छोटा पैकेट देता है। जिसके बाद मुत्तू एक होटल में एक लड़के के पास जाता है और ये लड़का वही था जिसने वॉइस नोट में नीलेश से ये कहा था कि वर्मा ने एसीपी को किडनैप कर लिया है। अब यहाँ पर वो लड़का कहता है कि सर मुझे ये नहीं पता कि एसीपी को कहाँ रखा गया है, लेकिन हाँ मैं ये जानता हूँ कि मूर्तियाँ कहाँ पर है। जिसके बाद हम पांडु को सड़क पर एक फेक मूर्ति लेकर खड़े हुए देखते हैं और वो आते जाते हर किसी ड्राइवर से बोल रहा था कि ये मूर्ति गाड़ी से गिर गई है, क्या ये तुम्हारी है? और इसी दौरान एक मछली उनके जाल में फंस जाती है और यहाँ पर वो ड्राइवर पांडु से कहता है कि हाँ ये मूर्ति उसी के गाड़ी से गिरी है, तुम जाकर ये मूर्ति पीछे रखवा दो। और जैसे ही पांडु ट्रक में मूर्ति रखवाने के लिए जाता है तभी हम देखते हैं कि वो छोटा पैकेट ट्रक के नीचे घुसकर वहाँ पर एक चैन लगा देता है। जिसके बाद थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुत्तू उस पूरी ट्रक को पलट देता है। इधर दूसरी तरफ वर्मा डॉक्टर के पास पहुँच जाता है। जिसके बाद वो रूम के सामने पहुँचकर जेलर को कॉल करता है और वो उससे कहता है कि अब तुम क्या करोगे, मैं इस रूम के अंदर घुस के तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। तभी जेलर उसे सारे मूर्तियों के बारे में बताता है और साथ ही ट्रक का लोकेशन भी बताता है और ये देखकर वर्मा की फट जाती है। तब जेलर उससे कहता है कि तू मेरे फैमिली से 10 रुपए भीख में लाएगा और उसका वीडियो बनाकर भी मुझे बताएगा। और ये सीन बहुत ही ज्यादा मजेदार है। इसके बाद ये दोनों मांडवेली के लिए मिलते हैं और यहाँ पर जेलर उससे कहता है कि आज के बाद तू मेरे परिवार से दूर रहेगा, नहीं तो मैं तुझे और तेरे पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। अब ये सुनकर वर्मा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ पर वो अपने ड्राइवर्स को एसिड में डालकर मार देता है। जिसके बाद वो अपने सारे आदमी को कॉल करके बोलता है कि जेलर की पूरी फैमिली आज ही खत्म होनी चाहिए। अब रात को हम जेलर के
के घर पे जेलर को देखते हैं, जहाँ पर उसे कुछ आदमियों के चलने की आवाज आने लगती है और ये सुनते ही वो अपने पोते को बेसमेंट के अंदर छुपा देता है और अपनी पत्नी और बेटी को डाइनिंग टेबल पर बुलाता है। यहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहता है कि उसने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं और हमेशा से उसने अपने बेटे को ईमानदारी और बहादुरी ही सिखाई है। तो अगर उसका बेटा टाइगर है तो वो डायनासोर है। और साथ ही वो कहता है कि अब तुम जो भी देखोगे उसको बस इग्नोर करना। जिसके बाद वो गुंडे घर के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर जेलर और उन गुंडों के बीच में एक एक्शन होता है। बहुत ही ब्रूटली एक्शन सीन है ये और इस सीन में जेलर सभी को बहुत ही बुरी तरह मार गिराता है। अब इधर हम शेर खान को देखते हैं जो कि बॉम्ब बनाकर अपने ही जमीन पर उसकी टेस्टिंग कर रहा होता है। तभी उसको वर्मा का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि तूने कैसे गुंडे भेजे थे, सबके सब मारे जा चुके हैं। इस पर शेर खान कहता है कि अगर तू मुझे पहले बताता कि गुंडों को जेलर के घर भेजना है तो मैं उन्हें भेजता ही नहीं। जिस पर वर्मा कहता है कि अगर तू मेरा साथ नहीं देगा तो मैं पंजाब से रफी को फोन करूंगा। इस पर शेर खान कहता है कि तू उसे बेशक फोन कर ले लेकिन वो फोन नहीं उठाएगा और ऐसा ही होता है, रफी भी उसका फोन नहीं उठाता। जिसके बाद शेर खान उसे एक कहानी सुनाता है जहाँ पर हम 20 साल पहले के सीन देखते हैं और यहाँ पर सभी कैदी बहुत ही आतंक मचा रहे थे। तभी वहाँ पर एक सायरन बजता है और अब जेलर यहाँ पर आने वाला होता है। जेलर का नाम सुनते ही सभी कैदी थर-थर कांपने लगते हैं और अब यहाँ पर रजनी अन्ना की ग्रैंड एंट्री होती है। यहाँ पर जेलर की बात करें तो जो उसके साथ अच्छा होता है वो उसके साथ बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जो उसे उंगली करता है वो उसकी उंगली उसी जगह घुसा देता है जहाँ से वो निकाल भी ना पाए। और जब कोई जेलर की बात काटता है तो जेलर उसका कान ही काट देता है। अब वर्मा जब पीछे देखता है तो वहाँ पर जेलर आ चुका था और जेलर के साथ उसी के सारे गुंडे भी थे। क्योंकि वो सारे गुंडे जेलर के ही जेल में थे तो जेलर उन सभी को अच्छे से जानता था और इसीलिए वो जेलर का साथ दे रहे थे। अब जेलर वर्मा को बहुत मारता है। तब वर्मा आखिर में जेलर से कहता है कि सर मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और तभी वो फोन काट कर उसे उसके बेटी का वीडियो दिखाता है और वो कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है और अगर मुझे मार दिया तो तुम अपने बेटे तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे। इस पर जेलर पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। इस पर वर्मा कहता है कि उसे एक ताज चाहिए जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से है। आप मुझे वो लाकर दे दो, मैं वो लेकर देश ही छोड़ दूंगा क्योंकि मैं अगर यहाँ पर रहा तो आप मुझे जरूर मार दोगे। अब जेलर को ना चाहते हुए भी उसके साथ वो डील करनी पड़ती है। फिर जेलर के अपने दोस्त से पता करने पर उसे ये पता चलता है कि मंदिर के ट्रस्टी ही मंदिर के अंदर जा सकते हैं। फिर जेलर को ये पता चलता है कि वो मंदिर मोहन नाम के एक आदमी की जगह में बना हुआ है और वो आदमी बहुत ही ज्यादा अमीर होने के साथ साथ उसे फिल्मों का बहुत ही ज्यादा शौक है और वो अपने ही पैसे से शूटिंग करता है। यहाँ पर छोटा पैकेट मुत्तू को बताता है कि मोहन इस लड़की से प्यार करता है जो कि एक हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन मोहन थोड़ा शर्मिला होने के कारण वो गिफ्ट डायरेक्टर को देता है और डायरेक्टर अपने नाम से हीरोइन को गिफ्ट देता है और हीरोइन को ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ही उसको गिफ्ट दे रहा है, इसलिए बेचारा मोहन अपनी दाल नहीं गला पा रहा है। अब इधर हम मोहन को देखते हैं जो अपनी वैन में था। वो यहाँ पर डायरेक्टर को एक रिंग देता है और वो उस रिंग को हीरोइन को देने के लिए बोलता है, लेकिन डायरेक्टर वापस से उस रिंग को अपने नाम से उस हीरोइन को दे देता है। जिसके बाद जेलर उस डायरेक्टर को किडनैप कर लेता है और वो उससे कहता है कि मैं मोहन को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा, जिस पर डायरेक्टर उसे ऐसा करने से मना करता है। तब जेलर उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, मुझे मंदिर के अंदर शूटिंग करते हुए मोहन के कुछ फुटेज चाहिए और तुम्हें मुझे वो फुटेज लाकर देने होंगे। और डायरेक्टर इसके लिए हाँ कह देता है। फिर डायरेक्टर मोहन से बोलकर मंदिर के अंदर जाने की परमिशन लेता है और मंदिर के अंदर ही हम वर्मा के आदमियों को देखते हैं जो कि शूटिंग क्रू के साथ मिलकर मंदिर के अंदर पहुंच गए थे। वो यहाँ पर ताज देखकर वर्मा को बताते हैं कि ये बहुत ही सॉलिड प्लान बना रहा है क्योंकि वो ताज अब हमारे सामने है। इधर हम मैथ्यू को देखते हैं जो कि एक बेसबॉल बैट से कुछ लोगों को मार रहा था और वो भी एक डॉन ही था। फिर मैथ्यू जेलर से मिलकर बोलता है कि ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इससे अच्छा तो तुम वर्मा को ही मार दो। फिर वो सीसीटीवी फुटेज निकाल कर उसे बताता है कि ये देखो वर्मा मेरे सामने बैठा है, अगर तुम कह दो तो मैं अभी उसे मार दूंगा। तब जेलर उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा बेटा अभी भी उसके पास है। अब मैथ्यू प्लान के हिसाब से जेलर को बहुत सारी हाईटेक गन्स देता है और इधर दूसरी तरफ डायरेक्टर मोहन को सीन समझा रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेलर अपने लोगों से प्रैक्टिस करवा रहा है। इसके बाद डायरेक्टर मोहन के साथ ताज को चुराते हुए एक सीन शूट कर लेता है, जिसके बाद जेलर उस मंदिर के फुटेज को डमी वाले मंदिर के फुटेज से चेंज कर देता है और ऊपर बैठे सिक्योरिटी वालों को ये देखकर ये लगता है
कि मोहन ने उस ताज को चुरा लिया है। जिसके बाद क्या था, वो मोहन को गिरफ्तार कर लेते हैं और वो मोहन से कहते हैं कि जब तक इस ताज की जांच नहीं हो जाती आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि उस ताज को पूरी सिक्योरिटी के साथ जांच के लिए ले जाया जा रहा था और तभी उन पर हमला होता है और ये हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि जेलर और उसके लोग थे। जिसके बाद जेलर उस ताज को हासिल कर लेता है और वर्मा के लोगों को वो ताज दे देता है और वर्मा को फोन करके बता देता है कि मैंने ताज भिजवा दिया है और तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी इधर हम वर्मा के साथ करण को देखते हैं जो वर्मा से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही 50-50 की पार्टनरशिप करने के लिए कहा था। अगर तुम मेरी बात पहले ही मान जाते तो आज हमारे पास ऐसे कई और ताज होते। जिसके बाद वर्मा कहता है कि मैं अभी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इस पर करण कहता है कि रुको, पहले मैं अपने पिता को शांत कर लूँ, उसके बाद तुम ये देश छोड़ देना और मुझे मेरे पैसे भी दे देना। और घर पर बैठकर जेलर ये सारी चीजें देख रहा था क्योंकि उसने उस ताज में एक कैमरा फिट कर दिया था और ये देखकर उसे पता चलता है कि उसका बेटा कितना गिरा हुआ है और वो अपने बाप को भी धोखा दे रहा है। जब करण उसके पास आता है तो वो करण से कहता है कि अभी तू सो जा, हम सुबह में बात करेंगे। अब इधर वर्मा को ये पता चलता है कि वो ताज नकली है। जिसके बाद वो गुरु और पांड्या को बुरी तरह मार देता है। अब सुबह वर्मा करण को पैसे देने के लिए कॉल करके बुलाता है। यहाँ पर वर्मा करण से कहता है कि वो ताज तो नकली था रे और तेरा बाप चाहता है कि उस नकली ताज के बदले में उसे जिंदा बेटा मिल जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। साथ ही वो कहता है कि बोल तुझे यहाँ मारूं या फिर तेरे परिवार के साथ मारूं। और साथ ही वो करण से बताता है कि तेरा अच्छा बनने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि तेरे बाप ने इस पर कैमरा लगाया था और अब उसे तेरी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है। और ऐसा कहकर वो करण को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर जेलर की एंट्री होती है और यहाँ पर जेलर एक एक करके सभी को बेरहमी से मार देता है। लेकिन अभी भी वर्मा जेलर को धमकी देते हुए कहता है कि अभी भी मैं तेरे परिवार को मार सकता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पर बम लगा दिया है। और तभी हम उधर विक्रम को देखते हैं जो कि उसके परिवार को बचाने के लिए आया होता है और विक्रम वर्मा के सभी आदमियों को मारकर जेलर के फैमिली को बचा लेता है। और इधर मैथ्यू वर्मा के सारे मूर्तियों से भरे हुए ट्रक को अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ पर जेलर को एकदम चिल करते हुए वर्मा को कहता है कि अब तू हार गया है। जिसके बाद जेलर वर्मा को उसी एसिड के टाकी में डालकर बेरहमी से मार देता है। अब आखिर में जेलर अपने बेटे से पूछता है कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया? मैं तुझ पे इतना भरोसा करता था, तू एक एसीपी था, तेरी इज्जत भी थी। तब करण उससे कहता है कि पापा मैं लालच में आ गया था लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तब जेलर उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तू पुलिस के सामने सरेंडर कर देना और अपना गुनाह कबूल कर लेना। इस बारे में सिर्फ आपको और मुझे पता है और अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो सबको पता चल जाएगा और मेरी इज्जत चली जाएगी। और ऐसा कहकर करण गुस्से से बंदूक निकालकर अपने पिता पर तान देता है और तभी जेलर अपना चश्मा निकालते हैं और करण को स्नाइपर शूट कर देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और इसी तरीके के और कंटेंट देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।